आपको याद होगा पहले भी जो है अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने अपने वॉर्स को लेकर गए हैं दूर दराज के इलाकों में। और फिर उसके बाद में आपको याद होगा 1973 में फिर कांग्रेस ने कहा कि नहीं, अगली बार कोई वॉर होगी तो वो कांग्रेस का अप्रूवल लेना आवश्यक होगा। लेकिन अभी जब बात हुई तो उन्होंने बात मान ली कि नहीं, वो उसके प्रेरोगेटिव्स को नहीं रोक सकते हैं सरकार के और राष्ट्रपति के। तो मैं समझता हूँ कि ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। और ईरान का और अमेरिका का तो बहुत पुराना 36 का आंकड़ा है, जिसमें एक समय में ईरान ने अमेरिका के डिप्लोमेट्स को भी और उनके एम्बेसी को भी बंद करके रख दिया था। और फिर जब उन्होंने छुटाने की कोशिश करी थी तो उनके हेलीकॉप्टर सारे के सारे वो रेगिस्तान के अंदर ही ध्वस्त हो गए थे। तो एक तरीके से अमेरिका की साख में नीचे गई थी, तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि उसको फिर से दोबारा उभारें। दूसरी बात यह है कि अगर हम वाइडर एंगल में देखें तो वेनेजुएला से तेल जो चीन को जाता था वो उन्होंने अब रोक दिया है। अब दूसरा उनको कोशिश कर रहे हैं कि ईरान से भी जो चीन को तेल मिल रहा है सस्ते दामों पर, उसको भी रोक दिया जाए। और अगर अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये बातें जो हैं ये वाइडर कॉन्फ्लिक्ट की भी है कि जो उनका चीन और रूस के साथ में चल रहा है। आपको ध्यान होगा कि जब ये कोल्ड वॉर ख़त्म हुई तो अमेरिका नए एनिमीज़ को, एडवर्सरीज़ को ढूंढ रहा था। और उस समय उनकी किताबों में उनके एक्सपर्ट्स ढूंढ रहे थे कि कहाँ पे उनको नए एनिमीज़ मिलेंगे। ग्रीनलैंड का भी एक इरादा था कि यूरोप के अंदर भी कुछ ऐसे देश हो सकते हैं जिनके ऊपर हमला किया जा सकता है। लेकिन फिर यूरोपियन देशों ने भी उनको समझाया कि नहीं, वो मिडिल ईस्ट का और वेस्ट एशिया के ऐसे हैं जो कि बहुत ही इसके डेमोक्रेसी के खिलाफ और सिक्योरिटी के खिलाफ हैं, तो पहले उन पे हमला किया जाए। तो वो करा गया। दूसरा, यूक्रेन और रूस का युद्ध हम देख रहे हैं कि चले जा रहा है, लगातार चला जा रहा है। बीच बीच में बात होती है शांति की, फिर भी रुक नहीं पाता है। अब जो है मसला चला है कि वेनेजुएला तेल के जो है रास्ते जो कहीं और जा रहे हैं। जो भारत के ऊपर जिस प्रकार से सैंक्शंस तो नहीं कहूँगा, टैरिफ्स लगी हैं, उसका एक ही पर्पस ये है कि आप तेल क्यों खरीद रहे हैं। तेल हम दिलवाएंगे आपको और अपने दामों पे जहाँ मिल सकता है हम दिलवाएंगे। आपको क्या जरूरत क्यों दिलवाएंगे ट्रम्प? भारत को जहां से तेल खरीदना है भारत वहां से तेल खरीदेगा। चीन को जहां से तेल खरीदना है वहां से तेल खरीदेगा। यूएस क्यों बताएगा कि भारत को तेल कहां से खरीदना है, किसके साथ क्या स्ट्रैटेजी रखनी है, किसके साथ क्या रिश्ता रखना है। यूएस अपने हिसाब से सब कुछ गौरीशंकर गुप्ता साहब करना चाहता है। जो बात शशांक जी ने कही उससे ये तो साफ है कि वो चीन को एक संदेश देना चाहता है, वो रशिया को एक संदेश देना चाहता है। लेकिन अभी तक हमने चीन को देखा था विस्तारवादी सोच वाला देश। ट्रम्प क्या कर रहे हैं? ट्रम्प जब ग्रीनलैंड की बात करते हैं, ट्रम्प जब वेनेजुएला की बात करते हैं, आप तो अपने नेटो को तोड़ रहे हैं। वो नेटो जो हमेशा से इंटैक्ट रहा, आप डेनमार्क घुसते, आप उसमें घुसकर अपने नेटो को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो आप ट्रम्प तो यही सब कर रहे हैं ना, वो तो अपनों को भी नहीं छोड़ रहे। हाँ पूर्णिमा जी, देखिए आप वो जो मुनरो डॉक्ट्रिन को आजकल डोनरो डॉक्ट्रिन कहा जा रहा है, उन्होंने ऑलरेडी ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो लैटिन अमेरिका है वो उनका बैकयार्ड है, उसमें तो कोई और कोई दखल अंदाजी करेगा नहीं। और वहाँ पे जिन जिन इनकन्वीनियंट जो लोग बैठे हुए हैं रेजिम में, उनको वो चेंज करने की धमकी ऑलरेडी दे चुके हैं, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे मैक्सिको हो, चाहे कोलंबिया हो, और जरूरत होगी तो वो और धमकी दे देंगे। लेकिन ये जो यहाँ का जो मिडिल ईस्ट का जो केस है वो बड़ा डिफरेंट है। इसका डिफरेंस ये है कि इनके अलाइज हैं अमेरिका के यहाँ पर। सऊदी अरेबिया बहुत बड़ा अलाई है उनका, ओमान बहुत बड़ा अलाई है उनका, कतार बहुत बड़ा अलाई है। तो उनके साथ वो मिलके ये काम करेंगे, क्योंकि अगर वो अलाइज उनका साथ नहीं देंगे तो इजराइल की सिक्योरिटी है उसको बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। तो वो उनकी जो राय होगी ना, जो गल्फ देशों की 5-6 जो देश हैं गल्फ के, जीसीसी जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी राय जब होगी कि अगर आप करिए, तभी वो अमेरिका यूएस प्रेसिडेंट हैं आगे बढ़ेंगे। क्योंकि वो पागल जरूर लगते हैं यूएस प्रेसिडेंट कई लोगों को, लेकिन वो पागल है नहीं, वो काफी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग वाले भी हैं। लेकिन उनका जो मूव है वो बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, वो सबको सस्पेंस में रखते हैं। और यही कारण है कि लोग उनको अब पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनके खुद के अलाइज जो हैं वो भी बड़े सस्पेंस में पड़े हुए हैं उनकी वजह से। लेकिन एक चीज बड़ा क्लियर है, वो अमेरिका को डोमिनेंट पोजीशन में वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीन की डोमिनेंस हटे। उन्होंने वेनेजुएला से चीन को हटा दिया है,
अब ईरान से उन्होंने चीन को उठाने की ठान ली है, वो कर देंगे। और वो चाहेंगे कि ईरान में भी उनकी जो फेवरेबल उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके आदेशों का पालन करने वाली गवर्नमेंट वहां पे बने। और इसी के लिए उन्होंने ये पूरा आर्माडा वहां भेजा है। वो शो ऑफ स्ट्रेंथ है, और उस शो ऑफ स्ट्रेंथ से वहां की जो इंटरनल जो रेबेलियन चल रही है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और उस रेबेलियन को स्ट्रेंथ मिलने से वहां पर रेजिम चेंज के चांसेस और अच्छे हो जाएंगे। और उसमें जो है इजराइल का रोल, जो उनकी जो स्पाई एजेंसी है उसका रोल भी काफी तेज हो रहा है। और इन सबको मिला के उनका इंटरनल जो इंस्टेबिलिटी ईरान में वो लाना चाहते हैं, उसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता कि वो अटैक करेंगे डायरेक्टली, वो सिंपली कुछ आइडेंटिफाइड टारगेट्स को जरूर एयर अटैक कर सकते हैं, लेकिन वहां पे कोई सेना का भेजना और डायरेक्ट वार करना अभी मेरे को बिल्कुल इसकी संभावना नजर नहीं आती। काउंटर क्वेश्चन, क्योंकि आपने मिडिल ईस्ट कंट्रीज का जिक्र किया। इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज में अमेरिका का सैन्य बेस है। अभी हमने पिछले कुछ समय में देखा कि इन्होंने कहा कि भाई शांति बनाए रखिए, थोड़ा सा ठहर जाइए ट्रंप को, इसीलिए तो बीच में हमने कुछ दिन शांति देखी। लेकिन फिर अगर इन एयरबेस का इस्तेमाल करके अटैक किया जाता है यूएस की तरफ से ईरान पर, और ठीक है फुल फ्लैजेड नहीं होता है, कुछ पर्टिकुलर जगहों पर होता है, स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके किया जाता है, और फिर उसकी तरफ से काउंटर आता है, तो इन मिडिल ईस्ट कंट्रीज पर भी तो खतरा है। इसीलिए तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज नहीं चाहेंगी कि उनकी जमीन पर यूएस एयरबेस का इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके का हमला ईरान पर हो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं पूर्णिमा जी, वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज नहीं चाहती हैं कि उनकी देशों में ये जंग आए, वो उस जंग का आयात नहीं करना चाहती हैं। और इसीलिए उन्होंने अमेरिका को प्रेशराइज किया हुआ है कि आप जंग नहीं करें, सिर्फ इंटरनल रेबिलियन से सरकार को चेंज करने की कोशिश करें। लेकिन जैसे पिछली बार B-52 बम्बर से उन्होंने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे अटैक किया था, उस तरह का अटैक उनकी जो मिसाइल कैपेबिलिटीज हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां स्टोरेज होता है, उस जगह पे ये फिर कर सकते हैं। और उसको बड़े सावधानी से करेंगे, जिससे कि ईरान को पता नहीं लगेगा, जैसे पिछली बार उन्होंने किया था, और उसमें पूरी सावधानी रख के ये करेंगे। लेकिन फिर भी आप सही कह रही हैं कि कहीं ना कहीं चिंगारी भड़क सकती है और उसमें गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि वो वार स्केल, मतलब लार्ज स्केल पे वार किसी हालत में अभी नहीं होगा, इसकी संभावना मेरे को बहुत कम नजर आ रही है। वेरी वेल सेड सर। और जिस बात का जिक्र भी पूर्णिमा नाथ जी ने किया था, जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं यूएस के अंदर अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए जिस तरीके के समीकरण हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए, उसमें एक स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट वाला नैरेटिव ट्रंप जरूर सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, और वॉर पोस्चरिंग को दिखा के एक डोमेस्टिक अप्रूवल बूस्ट फॉर श्योर ट्रंप को चाहिए। शायद इस वजह से भी ये कोशिशें उनकी देखने को मिल रही हैं। पूर्णिमा नाथ जी, जैसा कि मैंने अभी कहा कि ट्रंप ने कह दिया है कि सबकी नजरें तो आसमान पर टिकी हैं, लेकिन बीच में नीचे आ जाइए, थोड़ा हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ आ जाइए। अगर भले ही ट्रंप सिर्फ और सिर्फ प्रेशर टैक्टिक्स का, एक हम अज्यूम कर लेते हैं प्रेशर टैक्टिक का इस्तेमाल करना है, हमें टेबल पर लेकर आना है ईरान को, हम बात करना चाहते हैं उससे, लेकिन अगर फॉर 1% ऑल्सो अगर किसी भी तरीके की स्ट्राइक होती है यूएस की तरफ से, हॉर्मुज स्ट्रेट 20% तेल लगभग, और अगर मेरा नंबर कुछ आगे पीछे होगा तो प्लीज इसको करेक्ट करिएगा, लगभग 20% तेल है जो हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरता है। अब यह सिर्फ ईरान को या अमेरिका को तो इंपैक्ट करेगा नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी, और खास तौर पर इधर हम भी हैं, हम तो लगातार बढ़ती अर्थव्यवस्था है, हमारे ऊपर भी टैरिफ लगाया जा रहा है 50% का, फिर दूसरी तरफ ट्रेड डील की भी बात हो रही है। बार बार आप कहते नहीं थकते मोदी इज अ गुड फ्रेंड, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी कह देते हैं कि नहीं जी अगर तेल लेना बंद नहीं किया, ये नहीं किया, तो हम फिर और टैरिफ लगा देंगे आपके ऊपर। तो फिर इससे तो प्रभावित पूरी दुनिया होगी ना। ट्रंप अपना फायदा अपना नुकसान क्या देखते हैं इसे पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया तो स्थिरता चाहती है, ट्रंप चाहे ना चाहे।